नमस्ते दोस्तों। इस मूवी की शुरुआत एक ग्रेवयार्ड से होती है जिसमें एक लाश को दफनाने के लिए लाया जाता है जिसका नाम था अहमद। अहमद एक 50 साल का आदमी था और उसकी पत्नी की तबीयत काफी खराब रहा करती थी, जिस वजह से वो अपने बेटे मूसा के साथ शिफ्ट हो जाता है ताकि उसकी पत्नी का ख्याल रखा जा सके। मूसा की पत्नी है मरियम और उसकी बेटी है सेलेना। एक दिन जब मूसा अपनी पत्नी मरियम और बेटी सेलेना के साथ बाहर गया हुआ था, उसी बीच अचानक से अहमद खुद को जला के मार लेता है और जब तक मूसा घर आता है तब तक उसके पिता बुरी तरह जल के खत्म हो चुके थे। अब अहमद को दफनाने के बाद सभी लोग प्रे करते हैं और एक एक करके जाने लगते हैं, मगर मूसा को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है। इसलिए वो कुछ देर वहीं पे बैठ के अपने पिता की कब्र से बातें करने लगता है। अगले दिन मूसा कील की मदद से अपने घर की खिड़कियां ठीक कर रहा था और खराब कीलों को साइड में रखता जा रहा था, मगर अचानक से वो कील अपने आप वहां से हटकर सेलिना के पैर के नीचे आ जाती है, जिससे उसके पैर से खून बहने लगता है। ये देखकर मरियम मूसा पे गुस्सा करने लगती है और उसे लापरवाह बताते हुए सेलिना को लेकर चली जाती है। मूसा को समझ ही नहीं आता कि आखिर कील इतनी दूर सेलिना के पैर के नीचे कैसे आ गई। जिसके अगले दिन मरियम सुबह नाश्ता बना रही होती है, तभी उसे लगता है कि मूसा उसके पीछे खड़ा है और शायद वो उसे मनाने आया है, जिससे मरियम काफी खुश हो जाती है। लेकिन मरियम को मूसा की आवाज दूसरे कमरे से आती सुनाई देती है जो सेलिना के साथ खेल रहा था, और अब जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे किसी के होने का एहसास हुआ था, जिसे वो अपना वहम मान के वापस से अपने काम पे लग जाती है। लेकिन तभी उसे अपने सामने एक अजीब सी परछाई दिखती है, जिससे डर के मरियम जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मूसा और सेलिना वहाँ आते हैं। मरियम उन्हें परछाई के बारे में बताती है, पर मूसा इसे उसके दिमाग का वहम बताकर उसे शांत करवा देता है। जिसके थोड़ी देर बाद मूसा को ऑफिस से कॉल आ जाता है और उसे अर्जेंट ऑफिस के लिए निकलना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मरियम मूसा की माँ को खाना खिलाने जाती है, मगर खाने के बजाय वो उस पर ही हमला कर देती है। मूसा की माँ ने मरियम के हाथ को जोर से पकड़ा था, जिससे डर के मरियम चिल्लाने लगती है और उसी वक्त वहाँ सेलेना आ जाती है। जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मरियम को लगता है कि ये वापस से उसका वहम है, लेकिन दोस्तों मरियम के हाथ में निशान पड़ गए थे। खैर इसके बाद मरियम के पास मूसा का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा। तभी मौसम खराब होने लगता है, तेज हवाएं चल रही थी। अब मरियम एक एक करके खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है कि अचानक से उसे अपने कमरे से अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने मरियम अपने कमरे में जाती है तो कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। डर के मारे मरियम एक कोने में छिप जाती है और मूसा को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। तभी दरवाजा खुलता है और उसमें से एक काली परछाई पूरे कमरे में फैल जाती है। मरियम कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया उसके शरीर में समा जाता है। कुछ देर बाद जब मूसा घर आता है तो वो मरियम को ढूंढता है, जिसे वो कमरे में मिलती है और उसे देख के मूसा शॉक हो जाता है। मरियम के शरीर पे कई घाव के निशान थे जो उसके पूरे शरीर पे फैलते जा रहे थे। जिसके बाद मूसा अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन किसी को भी इस बीमारी का इलाज समझ नहीं आता। अब मूसा मरियम के लिए प्रे करने जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक काफी पुराने दोस्त से होती है। यहाँ मूसा अपने दोस्त को मरियम के घाव के बारे में बताता है, जिसके बाद उसका दोस्त उसे मुफ्ती नाम के एक आदमी के पास ले जाता है जो मरियम की बीमारी को ठीक कर सकता है। अब ये दोनों मुफ्ती के पास जाके उसे सारी बात समझाते हैं। मूसा की बात सुनने के बाद मुफ्ती उनके घर में आने को तैयार हो जाता है, और जैसे ही मुफ्ती मूसा के घर में एंटर करता है उसे एक अजीब से शैतान का एहसास होता है। जिसके बाद वो सारे कमरों में जाके देखना शुरू करता है, और जैसे ही वो मूसा की माँ के कमरे के बाहर पहुँचता है अंदर से चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो जाती है। और यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि मुफ्ती मूसा को बताता है कि उसकी माँ के अंदर एक जिन है और इस जिन ने उसके पिता को जिंदा जला के मारा था, और यही जिन अब मरियम के अंदर आ चुका है। जिसके बाद मूसा दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ सब पे हमला कर देती है। यह मूसा अपनी शक्तियों से कुछ देर के लिए उसे शांत कराता है, लेकिन जिन ज्यादा समय के लिए शांत नहीं रहता, और मूसा की माँ के होश आने पे वो वापस सब पे हमला करता है। मुफ्ती को किसी तरह इस जिन को रोकना होगा, इसीलिए वो एक खंजर निकाल के मूसा की माँ पर हमला करता है, जिससे उसका शरीर धुएं में बदल के गायब हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तभी दूसरे कमरे से सेलेना की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब ये सब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मरियम सेलेना का गला पकड़े हुई थी और उसे मारने की धमकी दे रही थी। यहाँ भी मुफ्ती अपनी ताकतों से उसे शांत कराने की कोशिश करता है, मगर मरियम पे इसका कोई असर नहीं होता। वो पहले से ज्यादा बेकाबू हो जाती है और कुछ देर बाद
बाद बेहोश हो गई थी। अब मुफ्ती उसे अच्छे से चेक करता है। और दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि असली जिन तो मरियम के अंदर है और अगर इन्हें मरियम को ठीक करना है तो इन्हें जिन की दुनिया में जाके उस जिन को दिए गए बोतल में अपनी ताकत इस्तेमाल करके बंद करना होगा, वरना जिन कभी भी मरियम का शरीर नहीं छोड़ेगा। मरियम को सही करने के लिए मूसा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद मुफ्ती उसे एक बोतल देता है और साथ ही एक स्पेल बताता है। पर दोस्तों यहाँ ये सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि मुफ्ती मूसा को वार्निंग देता है कि उसे सुबह होने से पहले जिन की दुनिया से बाहर आना होगा, वरना वो हमेशा के लिए वहीं फंस के रह जाएगा। अब मुफ्ती मूसा को एक ताबूत के अंदर बंद कर देता है और स्पेल पढ़ना शुरू करता है, जिससे मूसा जिन की दुनिया में पहुंच गया था, जहां पे वो ठीक सामने अपने घर को देखता है और अब उस घर के अंदर उसे मरियम का जिन दिख जाता है। तभी मूसा तुरंत स्पेल पढ़ना चालू कर देता है, मगर उससे जिन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो मूसा को मारने लगता है, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। मौका देख के मूसा स्पेल पढ़ के उस जिन को बोतल में बंद कर देता है, जिसके तुरंत बाद वो वापस अपने ताबूत की तरफ भागता है। लेकिन रास्ते में उसे कई जिन्स ने देख लिया था, जो उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं और समय बीतता जा रहा था। असल दुनिया में सुबह हो जाती है और मूसा हमेशा के लिए जिन की दुनिया में फंस के रह जाता है, मगर वो ये देख सकता है कि मरियम अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है और वो सलीना के साथ काफी खुश है। जिसके बाद हम दूसरी कहानी चक्रित की देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी पनाडा की मौत के कारण पागल हो गया था। वो अपनी जान लेने जा रहा था कि तभी उसे याद आता है कि एक दिन पनाडा जब प्रेयर करने के लिए चर्च गई थी तो रास्ते में कार से टक्कर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जैसे ही चक्रित को ये पता चलता है, उसे बहुत सदमा लगता है। वो पनाडा की लाश के सामने जोर जोर से रोने लगता है और भगवान से उसे जिंदा करने के लिए कहता है। भगवान तो नहीं, लेकिन एक जिन उसकी आवाज सुन लेता है और वो पनाडा के शरीर में एंटर कर जाता है। चक्रित अपने आप को शूट करने वाला था कि तभी पनाडा के अंदर जान आ जाती है और वो अपने कॉफिन से बाहर निकलती है। ये देख के चक्रित काफी खुश था, मगर वहाँ खड़े हुए फादर जो कि पनाडा को दफनाने आए थे कि पनाडा के अंदर ईविल है, जो कि आगे जाके उनके पूरे परिवार को परेशान करने वाला है। इसके बाद चक्रित और पनाडा अपने घर चले जाते हैं और तभी से इनके साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे रात में सोते हुए चक्रित को ऐसा लगता है कि कोई उसके सीने पे बैठा हुआ है, मगर आँख खोल के देखने पे वहाँ कोई नहीं होता। और जब से पनाडा घर आई है तब से पूरे घर में एक बदबू फैल गई है, मानो किसी मरे हुए जानवर की शरीर की बदबू हो। मगर इन सब के बावजूद चक्रित पनाडा की काफी केयर करता है। लेकिन समय के साथ ये घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। रात को पूरे घर में अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। घर के सामान अपनी जगह पे नहीं होते। इन घटनाओं से परेशान होकर चक्रित की माँ उस फादर को कॉल करती है जो पनाडा की फ्यूनरल पे आया था। अब जैसे ही फादर घर में एंटर करता है, उसे ईविल का एहसास होने लगा था, इसलिए फादर सभी को एक जगह बैठाता है और कुछ स्पेल करना शुरू करता है। मगर इससे पहले कि फादर कुछ करता, जिन सभी को अपनी दुनिया में खींच ले जाता है। यहाँ हम सभी की आंख और मुंह को सिला हुआ देखते हैं, जिस वजह से कोई देख या सुन नहीं पा रहा था। इसके बाद उसने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया था। जिसके बाद अब चक्रित की बारी थी। यहाँ जिन उसे बताता है कि जब वो भगवान से पनाडा को जिंदा करने को कह रहा था तो उसकी आवाज इसने सुनी थी और उसी समय वो पनाडा के शरीर में आ गया था ताकि वो चक्रित और उसके परिवार वालों को पनाडा के पास पहुंचा सके। और इसी के साथ वो जिन चक्रित को मार देता है। जिसके बाद हम दो और लड़कियों की कहानी देखते हैं जो घने जंगल में रास्ता भटक गई थी और गलती से उस जंगल में पहुंची थी। रात होते ही उन्हें जंगल से काफी डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिससे डरकर दोनों वहां से भागने लगती हैं। भागते हुए ये एक कब्रिस्तान पहुंचती हैं। यहाँ उन्हें अपने ठीक सामने एक डरावनी परछाई दिखाई देती है जो उन्हें देखकर उन पर हमला कर देती है। वो एक लड़की को अपने साथ ले गई थी। ये देखकर दूसरी लड़की अपनी जान बचा के भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ जाती है, जहाँ दो चोर पहले से बैठे हुए थे जो कि शराब के नशे में थे। उस लड़की को देखते ही दोनों चोर उसका पीछा करने लगते हैं। तभी एक चोर उस लड़की पर गोली चलाता है, पर वो गोली लड़की की बजाय उसके साथी को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। ये देखकर पहले चोर को गुस्सा आ जाता है और कुछ देर पीछा करने के बाद वो लड़की उसकी पकड़ में आ जाती है। चोर उसे काफी बुरी तरह मार रहा था। तभी वहाँ वही लड़की आती है जिसे उस काली परछाई ने पकड़ा था और अब ये लड़की चोर पे हमला करके उसे घायल कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देख के उसकी दोस्त उसे गले लगाती है, लेकिन वो लड़की इसकी दोस्त नहीं थी बल्कि वही परछाई थी जो उस लड़की को भी अपनी तरह बना लेती है। कुछ समय बाद जब चोर को होश आता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूर जाके वो दम तोड़ देता है। जिसके बाद हम अपनी चौथी और आखिरी कहानी पर आते हैं,
जो एक छोटे से गांव की थी जहाँ बच्चे खेल रहे थे। और जैसे ही रात होती है सारे बच्चे घर में इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनमें से एक बच्ची का आज बर्थडे था। उस बच्ची को काफी गिफ्ट्स मिले थे जिनमें से सबसे अच्छा गिफ्ट उसे डॉल लगी थी जो कि उसके दोस्त ने दी थी। उस डॉल में से गानों की आवाजें आती थी। बच्ची को ये चीज काफी अच्छी लगती है और वो सुबह शाम उससे खेलती रहती थी। मगर एक रात अचानक से डॉल की आवाज बदल जाती है। उसमें से अब चीखने की आवाज आने लगी थी जिससे डर के बच्ची डॉल को दूर फेंक कर सो जाती है। मगर वो आवाज अब उस बच्ची को सपने में आने लगी थी और जैसे ही वो आँख खोलती है डॉल उसके सामने रखी थी। ये देखकर उसे अब डर लगने लगा था। वो तुरंत ही उस डॉल को अपनी अलमारी में बंद करने लगती है लेकिन अलमारी का दरवाजा बंद ही नहीं होता और आवाज तेज होती जा रही थी। इसीलिए वो बच्ची डॉल को उठा के सीधे खिड़की से बाहर फेंक देती है। जिसके अगले दिन जब बच्ची उस लड़के के पास जाती है जिसने उसे ये डॉल गिफ्ट करी थी तो यहाँ पता चलता है कि उस लड़के को वो डॉल पास के कब्रिस्तान में पड़ी हुई मिली थी। जिसके बाद सभी कब्रिस्तान में जाते हैं और उसी जगह को ढूंढने लगते हैं जहाँ इस लड़के ने उस डॉल को उठाया था। पर दोस्तों वहाँ सिर्फ वो डॉल ही नहीं बल्कि कई सारे खिलौने पड़े थे। ये लोग इसे देख ही रहे थे कि तभी अचानक से इनके सामने एक लाश आ जाती है जो कि एक बच्ची की थी। दोस्तों इस बच्ची को एक आदमी ने बेरहमी से कुछ हफ्ते पहले ही मार दिया था। जिसके बाद सभी बच्चे डॉल को वहीं छोड़ के अपने घर वापस लौट आते हैं। मगर इस डॉल का साया किसी को भी नहीं छोड़ता। वो लाश अब पूरे गांव वालों को देखना शुरू हो जाती है और कुछ गांव वाले भी गायब होने लगे थे। जिसके बाद सभी भगवान से प्रे करते हैं और उस बच्ची की कब्र पे चीजें चढ़ाने लगते हैं जिससे उस आत्मा का आतंक कुछ कम हो जाता है। लेकिन उसी रात बच्ची के सपने में डॉल वापस आती है जो इसे उस बच्ची के कातिल के बारे में बताती है जिसकी लाश कब्रिस्तान में देखी थी। अब अगले दिन जब सारे बच्चे वापस कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो उन्हें थोड़ा ढूंढने पे एक आदमी दिखाई देता है जो कि वहां से गुजर रहा था और उसका हुलिया देखकर बच्चों को याद आता है कि कल रात सपने में डॉल ने उसी आदमी के बारे में बताया था। ये जानने के बाद बच्चे उस आदमी को भगाने लगते हैं जिससे आदमी को शक हो जाता है कि उसकी हरकत सबके सामने आ चुकी है। इसीलिए वो इन बच्चों को भी पकड़ के मारना चाह रहा था। तभी वहाँ पे मरी हुई बच्ची की आत्मा आ जाती है जो कि नुकीले तारों से आदमी के पूरे शरीर को बांध देती है और धीरे धीरे उसे टाइट करती जा रही थी। बच्ची उस आदमी को ठीक उसी तरह मारती है जैसे उस आदमी ने इस बच्ची को मारा था जिससे इस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग इस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसकी ग्रेव पे जाके प्रेयर करते हैं। इन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी बच्चे की तस्वीर का शीशा टूट जाता है और इन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी जो कि ग्रेवयार्ड से हाथ बाहर निकालती है। और दोस्तों यहाँ आता है ट्विस्ट क्योंकि जिस लड़के ने अपनी दोस्त को ये डॉल गिफ्ट में दी थी उसे वो जंगल में पड़ी हुई नहीं मिली थी बल्कि उसे जब वो डॉल मिली थी तो उसने उस मरी हुई बच्ची को वहाँ से भागते देखा था जो मदद के लिए पुकार रही थी। उसने इस लड़के से मदद मांगी लेकिन ये इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो सिर्फ उस आदमी को इस बच्ची को मारते हुए देखता रहा। और क्योंकि उस आदमी ने इस बच्चे को धमकाया था कि वो ये बात किसी को न बताए वरना वो उसे जान से मार देगा, इसीलिए इस बच्चे ने ये बात किसी को नहीं बताई। यानी मरी हुई बच्ची का बदला भी पूरा नहीं हुआ था और अब बारी इस बच्चे की है। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी ग्रेवयार्ड हॉरर की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, साथ ही लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।